आवाज आ गई सबको रिकॉर्डिंग की? चल ठीक है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज, बिकॉज वी हैव रीस्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. लास्ट क्लास में 114 से 120 तक हमने कवर किया. पूरा चैप्टर चैप्टर 5 है, जिसमें 107 से लेके 120 तक के सेक्शंस हैं. 107 में डिफाइन किया गया अबेटमेंट क्या होती है, और अबेटमेंट तीन तरीकों से होती है: इंस्टिगेशन, एडिंग एंड कॉन्स्पिरेसी. ठीक है. एंड कॉन्स्पिरेसी इज प्रॉब्लमेटिक. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग वाज दैट 107 बोलता है कि अबेटमेंट कैन बी डन बाय कॉन्स्पिरेसी. डन बाय कॉन्स्पिरेसी माने अबेटमेंट करने का एक तरीका कॉन्स्पिरेसी है, एक मेथड है कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी अपने आप में पहले कोई चीज नहीं थी. पहले ऐसा कोई ऑफेंस, ऐसा कोई सेक्शन नहीं था. फिर हमने चैप्टर 5A बनाया, हमने माने अंग्रेजों ने, और उन्होंने इसमें 120A और 120B डाल दिया, सो दैट अगर कोई चार लोग साथ बैठकर सिर्फ प्लानिंग भी कर लें, सिर्फ अग्रीमेंट कर लें कि हमने कोई क्राइम कमिट करना है, तो हम उनको उठा के जेल के अंदर डाल सके. ठीक है. अब जब चार लोग साथ बैठते हैं, तो एक मतलब और निकल के आता है कि जब मैं, सपोज मैं हूं राघव, चारू, सुलक्षणा जी, हर्ष, चौहान सर, हम पांच लोग एक साथ बैठे हैं और हम सोचते हैं कि राघव को मार देते हैं. राघव ए, विद एन एक्स्ट्रा ए, इसको मार देते हैं. नाउ आई एम सेइंग ओके चारू, यू प्रोक्योर थिंग्स, एंड सुलक्षणा जी, यू आस्क राघव टू कम टू सर्टेन प्लेस. हर्ष, यू गो एंड ब्रिंग अस आर्मामेंट्स. एंड लास्ट में चौहान सर, कि चौहान सर गाइड करते रहेंगे, सब बच्चों को बताते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो बिकॉज वी आर टॉकिंग टू ईच अदर and reaffirming every time I tell somebody that you're going to do this and I am going to help you like this and this is how we are going to execute our plan, we are reaffirming that जो हम कर रहे हैं वो हमें करना है. एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे को वो दे रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं, यू नो, यू गो हेड. दैट इज वाई कॉन्स्पिरेसी में अबेटमेंट का एलिमेंट है. राइट. तो अब ऑल इन ऑल बात क्या हुई कि अबेटमेंट का एक तरीका कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एलिमेंट है अबेटमेंट. अगर मैं किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करता हूं, अब शब्द को बहुत प्यार से सुनना है, अगर मैं कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करता हूं, कॉन्स्पायर खुद नहीं करता, मैं कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करता हूं, तो मतलब मैं उनको किसी तरीके से एड करता हूं, तो मैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं. और अगर मैं खुद लोगों के साथ बैठकर एक प्लान बना रहा हूं, आई एम अग्रीइंग ऑन टू समथिंग, तो मैं कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं. ठीक है. कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है. जैसे ही मैंने अग्री कर लिया कि हम ये करेंगे, मैंने कॉन्स्पिरेसी कर दी. राइट. इसके अंदर एक एलिमेंट तो है अबेटमेंट का, कि सब एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और इंस्टिगेट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे अभी 107 या 109 वगैरह का ऑफेंस नहीं बनेगा. इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है अबेटमेंट का. यही प्रॉब्लमैटिक है. जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उनको बहुत इजी समझ आ रहा होगा. यहाँ पे एलिमेंट है अबेटमेंट का, मगर अगर मैं किसी के ऊपर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी लगाना चाहता हूं, तो आई हैव टू शो नॉट दैट ही सैट अलोंग विद फोर पीपल एंड अग्रीड. आई डोंट हैव टू शो अग्रीमेंट, क्योंकि अगर मैंने अग्रीमेंट दिखा दिया तो वो अपने आप में 120B का अलग से ऑफेंस बन गया. व्हाट आई हैव टू शो इज दैट ही एंगेज्ड एंड, या और एडेड दिस अग्रीमेंट, जिसको हम कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं.
उसने इसमें एंगेजमेंट करी या एड किया. दिस इज द डिफरेंस इन लैंग्वेज ऑफ द टू सेक्शंस. 120B टॉक्स अबाउट people sitting and agreeing to commit an illegal offense. उन्होंने कर दी conspiracy. And the person who engages or aids a conspiracy, he is abetting by conspiracy. He becomes a part of the conspiracy, but in a different sense. वो जाके साथ बैठ के conspirer नहीं बन जाता. वो सिर्फ engagement करता है और उन लोगों को एक तरीके से एक धक्का देता है दूर दूर से कि हाँ करो, गुड, गो ऑन. ठीक है, दूर दूर से बस शाबाशी करता है. ये हुआ 107. फिर हमने 108 में देखा अबेटर कौन होता है. अबेटर में हम देखते हैं आपकी नॉलेज और दूसरे की नॉलेज अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप किसी इनकेपेबल आदमी को अबेट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हर तरीके से हर सिनेरियो में आपको पनिशमेंट मिल सकती है. हमने 5 एक्सप्लेनेशन देखी इसमें. फिर हमने 108A देखा जो बताता है कि चाहे इंडिया में करो चाहे आउट ऑफ इंडिया करो, आपको अबेटमेंट की सजा मिलेगी. फिर हमने 109 देखा जो बताता है कि अबेटमेंट करने वाले को सेम सजा मिलती है. अगर मैंने अबेटमेंट टू मर्डर किया है तो मुझे मर्डर की सजा मिलेगी. अगर मैंने अबेटमेंट टू चोरी किया है तो चोरी की सजा मिलेगी. ये 109 है. द सिंपलेस्ट एंड द स्ट्रेट मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ द सीरीज, कि सेम सेम सजा मिलेगी. इसी की वजह से सेम सजा मिलती है अबेटर्स को. फिर उसके बाद हमने 110 से लेके 113 तक अलग अलग सिनेरियो देखे जिसमें हमने देखा कि अबेटर और अबेटेड पर्सन की इंटेंशन डिफरेंट है तो क्या होगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अबेटर को पूरी सजा मिलेगी. अगर फिर उसके बाद हम 111 देखते हैं. अगर हमने एक्ट अबेट किया कि उसको थप्पड़ मार के आओ और उसने जाके वहां पे उसको कुल्हाड़ी मार दी और खत्म ही कर दिया आदमी को, तो मुझे कितनी सजा मिलेगी. उसमें हमने देखा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का सिद्धांत लगाना पड़ेगा. एंड इफ इट इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उस चीज की भी सजा मिलेगी जो हुआ है अल्टीमेटली, जो मैंने एक्चुअली अबेट किया नहीं था मगर जो हो गया. अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, दैट बीइंग द वर्ड अंडर द लाइमलाइट. एंड देन वी सॉ 113 जिसमें हमने देखा कि अगर मैंने कुछ और चाहा मगर इफेक्ट कुछ और हो गया. मैं चाहता था कि उसको सिर्फ 2-4 थप्पड़ पड़े, थ्रेटनिंग हो जाए, या ग्रीवियस हर्ट हो जाए, मगर वो ग्रीवियस हर्ट आखिरकार बाद में जाके डेथ में कन्वर्ट हो गई. तो ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस बिकेम मर्डर. तो यहाँ पे भी हम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस देखते हैं. अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है मर्डर उसका, अगर जान जाना उसका एक नेचुरल इफेक्ट है जो मैं एप्रीहेंड कर सकता था, तो मुझे फिर उस अल्टीमेट एक्ट की सजा मिलेगी, नॉट जस्ट व्हाट आई अबेटेड. एंड बीच में रहा 112 जो बोलता है कि अगर मेरे अबेटमेंट करने से कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया. ये कैसी स्पेलिंग लिख दी डिस्टिंक्ट की. डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया. तो डिस्टिंक्ट ऑफेंस जो अलग से हुआ है, मैंने ऑफेंस अबेट किया 1, 1 तो हुआ ही हुआ, प्लस हो गया 2, और ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं एकदम. तो मुझे उनकी क्यूमुलेटिव सजा भी मिलेगी. दोनों की मिला के सजा मिलेगी, सिर्फ एक के लिए नहीं मिलेगी जो मैंने अबेट किया था, दूसरे की भी मिलेगी. फिर हमने देखा 114, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसने बात करी अगर मैं प्रेजेंट हुआ ऑन द साइट ऑफ अकरेंस व्हेन द पीपल whom I abated actually executed what I had abated. मैंने बोला इसको मार देना, ये लोग कल गए मारने और मैं वहीं पे प्रेजेंट था जब वो मार रहे थे, आसपास था, तो मेरे को माना जाएगा दैट मैंने अबेटमेंट नहीं करी. नॉट अबेटमेंट, आई हैव एक्चुअली कमिटेड दैट. और इसका इफेक्ट कैसा होता है, जैसे 34 का इफेक्ट होता है 34 का. ऐसा माना जाएगा कि मैं 34 की तरह अकम्प्लिस बन गया. अबेटमेंट में एक बार को फिर भी मुझे छूट मिल सकती है किसी चीज में, मगर जब 34 लग जाता है तो बिल्कुल सेम समकालीन ट्रीटमेंट होता है. समकालीन नहीं, समान ट्रीटमेंट होता है. ठीक है. फिर हमने इसमें डिफरेंस को भी अच्छे से डिस्कस किया था. एक क्लास में हमने इसका डिफरेंस डिस्कस किया था कि 114 एंड 34 में डिफरेंस क्या होता है. तो 34 जो होता है दैट आस्क्स ऑफ ऑल द पर्सन्स टू एक्टिवली participate and do some overt act
इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कुछ ओवर्ट एक्ट करनी पड़ेगी, एक्चुअली पार्ट लेना पड़ेगा, एक्चुअली किसी के हाथ पकड़ने पड़ेंगे, किसी को मुक्के मारने पड़ेंगे, किसी की चौकीदारी करनी, कुछ भी करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एन ओवर्ट एक्ट। जबकि जो 114 है, दैट ओनली नीड्स फॉर यू टू बी प्रेजेंट। कुछ मत करो, जस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर अबेटिंग द ऑफेंस। आपने पहले अबेट कर दिया एक रात पहले, अगले दिन आप वहां पे जाके बस खड़े हो गए, देख रहे हो कि जी मैंने रेप करने को बोला था, रेप हो रहा है, मैंने मर्डर करने को बोला था, मर्डर हो रहा है। इसमें हमने शैतान मूवी का एग्जाम्पल भी लिया था, आर माधवन का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 34 एंड 114। ठीक है। फिर हमने बात करी 115 एंड 116 की। इन दोनों में अलग अलग पनिशमेंट्स के प्रावधान करी गए हैं कि अगर आपने किसी को अबेट किया मगर वो ऑफेंस हुआ ही नहीं कमिट, तो आपको क्या सजा मिलेगी। तो उन्होंने बोला चलो 7 साल की सजा दे देंगे। अगर आपने अबेट किया, कमिट तो हुआ मगर पूरी तरह से नहीं हुआ, सिर्फ हार्म हुआ, मर्डर वर्डर कुछ नहीं हुआ। ये बात करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले एंड डेथ वाले ऑफेंसेस की, जैसे आपका रेप हो गया या मर्डर हो गया, ये सारी चीजों की। अगर इस केस में आपने अबेट किया बट ऑफेंस नहीं हुआ, 7 साल की सजा मिलेगी। अगर आपने अबेट किया, पूरा ऑफेंस नहीं हुआ, सिर्फ हार्म हुआ, तो 14 साल की सजा मिलेगी। और अगर पूरा ऑफेंस हो गया तो फिर आपको पूरी सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये 115 116 जो है, ये हमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में अबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी। फिर हमने 117 देखा, जिसने बताया कि अगर आपने पब्लिक को भड़काया, यू हैव इंसाइटेड पब्लिक और मोर देन 10 पीपल, 10 लोगों से ज्यादा की भीड़ को भड़काया, तो आपको क्या सजा मिलेगी। उसके लिए अलग से सजा दे दी कि भाई 3 साल अलग से बना दिए उसके लिए। और फिर उसके बाद 118 से लेके 120 तक हम देखते हैं कि कंसीलिंग ऑफ डिजाइन इज येट अनदर टाइप ऑफ अबेटमेंट, जिसमें थोड़ी सजा कम मिलती है, बाकी तरह के अबेटमेंट से कम सजा मिलती है। कि मैंने बस बचाने की कोशिश करी, खुद मैंने एक्चुअली जब ऑफेंस हो रहा था या उससे पहले, ना मैं उस ऑफेंस के पीछे की वजह था, ना मैं उस ऑफेंस को करते हुए उनका साथी था, सहायक था। मैं बस उस चीज के हो जाने के बाद एक कंसीलर था, मैंने डिजाइन कंसील किया, या फिर उससे पहले मैंने डिजाइन कंसील किया, बस मैंने आई हैव नॉट डन एनी पार्टिसिपेशन, प्रॉपर पार्टिसिपेशन इन दी ऑफेंस। तो कुछ कम सजा का प्रावधान है, जैसे आपका 116 में या ऊपर के ऑफेंसेस में अगर आपको कहीं पे 1/2 मिल रही है, तो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन के लिए 1/4 मिलेगी। अगर कुछ करने के लिए ऊपर 1/4 मिल रही है, तो यहाँ पे 1/8 मिलेगी, आधी पनिशमेंट हो जाती है। तो ये बेसिक स्कीम ऑफ ऑल द सेक्शंस वाज दिस। ठीक है। आई होप वी हैव रिव्यूड ऑल दो सेक्शंस वंस again, and this was the last time we had reviewed. अब इसके बाद हम आगे जाएंगे and we'll see the judgments that we had to uh, talk about today. Now what we are talking about is we had taken up three things. One was abatement by conspiracy versus conspiracy. इसमें डिफरेंस क्या होता है, we had to look at it with an example. इसमें हम केस देखेंगे अभी मोमिन साहब का। और फिर उसके बाद दूसरा हमने पकड़ा था, इफ आई एम प्रेजेंट एट अ बाइगमस मैरिज। मेरा दोस्त दूसरी शादी कर रहा है, मैं उसको सेलिब्रेट करने गया हूँ, उसको उसके साथ खुशियां मनाने गया हूँ, मैंने अपना घर उसको दिया है कि अच्छा यहाँ पे शादी कर ले, मैं वहां पे अंतर पाठ कर रहा हूँ, या मैं वहां पे प्रीस्ट हूँ, या मैं वहां पे चावल फेंक रहा हूँ, या मैं वहां डांस कर रहा हूँ और गोलगप्पे खा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या ऑफेंस बनेगा, व्हाट इज माई लाइबिलिटी, एम आई एन अ बेटर और नॉट। ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे इन दी नेक्स्ट केस। और फिर तीसरा केस था अरुणा शॉनबॉग यूथनेशिया का, जो आप लोगों ने मना कर दिया था पढ़ने को, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। लेट्स कम टू द मना फर्स्ट। नहीं किया, हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, अब मना कर दिया, अब नहीं पढ़ रहे, अब आगे कभी पढ़ेंगे। नहीं, शॉर्टकट में करेंगे ना। जस्ट एक आप बताइए क्या है उसमें। अरुणा शॉनबॉग एक्चुअली, अब मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बता देता हूँ दैट हमारे यहाँ पे देर इज अ सेक्शन कॉल्ड 309, जो बात करता है सुसाइड की, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। राइट। वो हमारे यहाँ पे
एक ऑफेंस था। अगर आपने अटेम्प्ट किया है सुसाइड करना, तो द जूरिस्प्रूडेंस वुड से दैट इट लीव्स अ वेरी बैड एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, दैट यूर एंडिंग योर लाइफ। हेंस अगर आप बच गए मरने से तो आपको सजा दी जाएगी। बट later the jurisprudence developed, and what we did was, हमने कहा कि यार एक आदमी जो पहले ही इतना डिप्रेस्ड है, पहले ही मेंटली सिक है, पहले ही थक चुका है जिंदगी से, आप ना मरने के लिए उसको फिर सजा दे दो तो वो और परेशान हो जाएगा। दैट लीड्स टू व्हाट, कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग पहले से ही काफी खराब हैं दिमागी तौर पे, उनको और खराब कर देना। बट role of the state should rather be to help them become better physically, mentally and everything, so that they could actually be uh, contributing positively to the society. तो हम लोगों की जूरिस्प्रूडेंस ने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, 309 को हटाओ, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। जो आदमी 309 में अटेम्प्ट करेगा मगर बच जाएगा, ही विल बी ट्रीटेड एज पर द मेंटल हेल्थ एक्ट, एंड उसको रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स में रख के ठीक किया जाएगा। राइट। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई कि राइट टू डाई शुड बी इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और नॉट। तो पहले तो ये बोला गया कि नहीं, राइट टू डाई जो है वो नहीं मिलना चाहिए, फिर बोला गया हाँ मिलना चाहिए, कि मरना है तो मर जाओ। मगर फिर उसके बाद अल्टीमेटली हम यहाँ आके ठहरे कि मेंटल हेल्थ एक्ट में जाएंगे एंड इनको ट्रीट करवाएंगे। बाद में जाके थोड़ा और आगे जाके जब ऐसे अरुणा शानभोग जैसे केसेस आए, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यूथनेशिया। तो यूथनेशिया क्या है? दैट वे इट्स अ assisted suicide, assisted killing. If I am on a ventilator, or I am going through some disease which I'm not able to take, or I don't want to go through the suffering, तो मैं अपनी जान खुद ले सकूं, आई कैन कंसेंट, आई कैन साइन अ पेपर एंड आस्क माई पीपल दैट मेरे को मार दो। दैट कुड बी डन। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, इट कुड बी डन बाय इनहाइलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड से किया जा सकता है, नाइट्रोजन से किया जा सकता है, इंजेक्शन लगा के किया जा सकता है, यू कैन बी गिवन वेनम, यू कैन बी शॉट डेड, और यू कैन बी पैरालाइज एंड धीरे धीरे आपको मार दिया जा सकता है। बहुत तरीके हो सकते हैं आपको मारने के। तो हमारे यहाँ पे जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई वो अरुणा शॉनबॉग के केस में हुई, जिसमें देयर वाज अ लेडी हु वाज रेप्ड and who was left incapacitated. I think it was a hospital where she was raped very, very brutally, and she was left in a vegetative state. And in that vegetative state, she suffered for almost 2 decades without moving, without being able to do anything at all. एंड अल्टीमेटली फिर जूरिस्प्रूडेंस ने बोला कि यार ऐसी जिंदगी में रखना तो बंदे को अपने आप में पाप है, मतलब और ज्यादा सफर कराना है। तो उन्होंने यूथनेशिया अलाउ किया, एंड शी वाज लेट टू बी यू नो टेकन ऑफ द लाइफ सपोर्ट, और फिर लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया एंड देन शी कुड पास। तो यूथनेशिया केस, अरुणा शॉनबॉग को केस, हाउ वाज इट रिलेटेड टू अबेटमेंट? वाज दैट अगर हम ऐसे हटाते हैं तो हम एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी का मरना, एंड फैसिलिटेशन इन इटसेल्फ इज अ वे ऑफ अबेटमेंट। राइट। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अबेटमेंट, क्योंकि हम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, एंड वो प्रोसीजर के लिए जो गाइडलाइंस है अगर वो फॉलो होती है, देन इट्स ऑब्वियसली नॉट अ क्राइम, वी आर डूइंग समथिंग विच इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है मेडिकल काउंसिल वगैरह से, मेडिकल पीपल लाइक डॉक्टर्स हैव टू affirm or certify that yes, this is a fit case for euthanasia, and we can remove life support, we can let the person die, and तब जाके ये चीजें पास होती है। ठीक है। सो दिस वाज अरुणा शॉनबॉग, जिसमें अबेटमेंट का एज सच बहुत ज्यादा कोई रोल है नहीं। जो इसमें मेन रोल है वो 309 वगैरह का है। जब हम 309 के ऊपर आएंगे, देन वील डेफिनेटली टॉक अबाउट अरुणा शॉनबॉग इन डेप्थ। चलिए, नाउ कमिंग ऑन टू द केसेस दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। पहला केस है
फिर सब लोग गायब हो गए। सर ये मेंटल स्टेज क्या होती है, मतलब वेजिटेटिव स्टेट, मतलब कैसे क्वालिफाई करेंगे कि वो अपनी लाइफ खुद ले सकता है? वो तो लेडी वेजिटेटिव स्टेट में थी, इस वजह से उसको दे दिया गया। बट इस जूरिस्प्रूडेंस को, इस जो ये ग्रैंड नॉर्म कह रहा है सर, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस जजमेंट को कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि कोई भी अपनी लाइफ ले सकता है। मतलब क्या उसको उसी मैं स्टेज पे जाना पड़ेगा? लेट सपोज जैसे वो लेडी थी जिसका रेप हुआ था, अम, जिसके ऊपर 376 की जजमेंट आई थी सर, हाँ हाँ। निर्भया केस। या तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, लेकिन अब तो कोई भी इसको यूज कर सकता है अपने लिए। तो नहीं कर क्या सकते है ना। ये स्टेज? जब हम जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे टिक मार्क्स लगाने होते हैं आपको बहुत सारी चीजों पे, कि आप देयर हैज टू बी सर्टेन टाइम, कि आप इतने टाइम से यू हैव बीन सफरिंग, एंड जिस चीज से आप सफर कर रहे हो वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, उससे आपको वापस ही नहीं लाया जा सकता। आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी सोसाइटी में आपका क्या पकड़ है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। वो जजमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या एलिमेंट्स पूरे करने थे। अभी तो मैंने बहुत टूटे फूटे और बहुत सरफेशियली आपको बताया कि इसमें क्या है। आई विल ऑल्सो हैव जी टू रीड इट, इट्स अ वेरी लॉन्ग जजमेंट, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी जूरिस्प्रूडेंस अलग अलग कंट्रीज की है, बिकॉज वी आर नॉट द फर्स्ट कंट्री टू हैव यूथनेशिया, देयर आर अदर कंट्रीज हु हैव अलाउड प्रॉपर यूथनेशिया, कि करो मजे में करो, अलग अलग तरीकों से करो। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से निकला है, क्यों निकला है, और उसको कैसे, कि उसका टोटल एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, वी लुक इनटू इट। ठीक है। अभी तो हम क्या 120 पे हैं, जी सर, 309 तक पहुंचते पहुंचते तो अभी साल निकल जाएगा। तो करेंगे उसके बारे में बात आराम से। प्लीज। ठीक है। तो फर्स्ट केस दैट वी हैव इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कांडी मल्ला सुबैया। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कांडी मल्ला सुबैया, एंड दिस इज 1961 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। टॉक्स अबाउट अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वर्सेस कॉन्स्पिरेसी। तो ये जो पहला केस था, दिस इज अ प्रीकर्सर टू द केस दैट वील गो इन डेप्थ ऑफ। इस केस में इट वाज ओनली हेल्ड, जो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो एनोलॉजी बिटवीन 120B एंड 109। देयर मे बी एन एलिमेंट ऑफ अबेटमेंट इन कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में एक अबेटमेंट का एलिमेंट है, बट कॉन्स्पिरेसी इज समथिंग मोर देन एन अबेटमेंट। मगर कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट से कुछ बढ़कर है अपने आप में, क्योंकि वो सब्सटैंटिव ऑफेंस बन जाता है अलग से। और अबेटमेंट क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट कॉन्स्पिरेसी का। ठीक है। तो दिस इज अ प्रीकर्सर, and it says offenses created by 109 and 100B are quite distinct, and there is no warrant for limiting the prosecution to only one element of conspiracy, that is abatement, when the allegation is what a person did was something over and above that। तो अबेटमेंट के आगे जाके ही कॉन्स्पिरेसी बनती है। अबेटमेंट जो है एक तरीके से मान के चलो कि दूर से की हुई चीज है। कॉन्स्पिरेसी जो है वो तो ये इन चारों के बीच में हो रही है, जो ये लोग साथ में बैठ के अग्रीमेंट कर रहे हैं। मगर जब ये वहां पे जाएंगे और किसी आदमी को चक्कू मारेंगे, राइट, चलता हुआ आदमी यहाँ पे स्टैब किया जाएगा जब, तो द पर्सन हु वुड बी एंगेजिंग इन दिस कॉन्स्पिरेसी एंड एडिंग दिस कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम हेयर, right, this is 1 to 5, and then there is somebody who is 6 or 7 who's aiding the conspiracy. This person is the one who is abetting by conspiracy। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी इसमें से जो 6 है, 6 ने इनको पहले अबेट किया हो और इनके साथ बैठ के में भी कॉन्स्पायर किया हो, तो उसके ऊपर 120B का चार्ज भी लग जाएगा,
और बाद में जब वो एक्चुअली इस इन कॉन्स्पायरर्स के साथ पार्ट नहीं लेता, बट अल्टीमेटली लेटर ही टेक्स एन इनडायरेक्ट पार्ट, तो वो एक अबेटिंग बाय कॉन्स्पिरेसी भी कर देगा। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। चलो, अब देर इज 4150 नूर मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ मोमिन। सर ये डिस्टर्ब करने के लिए सो सॉरी सर। ये मेरे को बस खाली एक चीज क्लियर कर दीजिए सर। 10, मैं खाली पनिशमेंट के प्रोस्पेक्टिव से पता कर रहा हूँ सर कि 107 के अंदर जो भी इंस्टिगेट या एंगेज या कॉन्स्पिरेसी करता है उसको पनिशमेंट जो वैसे ही मिलती है जैसे 109 में लिखा है, राइट? तो ये 120 से पनिशमेंट से कैसे अलग हो गया सर? जो अबटमेंट तो 120 है ना, जी सर। 120 अपने आप में एक अलग ऑफेंस है, जबकि 109 या 107 कोई ऑफेंस नहीं है। एक मैं ये बोल सकता हूं कि कोई आदमी 120 बी के लिए पनिश किया जाएगा फॉर 2 years, बिकॉज इट इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस। 120 बी को रीड करो, 120 व्हेन बी अपने आप में एक ऑफेंस है, सब्सटैंटिव ऑफेंस है। करो, रीड करो। when two or more persons agree to do or cause to be done first an illegal act or an act which is not legal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the act is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। जी। ठीक है, ये आपने 120 ए पढ़ा ना, जी सर। अब 120 बी पे। 120B, punishment of criminal conspiracy, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in the code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। जी। ऐसा माना जाएगा कि उसने खुद उस ऑफेंस को अबेट किया है, और अबेटमेंट की सजा क्या होती है, वही जितनी आपको दूसरी चीज के लिए मिलेगी। ठीक है, अब डिफरेंस क्या, आपने बिल्कुल सही सही सवाल पूछा कि भाई दोनों की पनिशमेंट में डिफरेंस क्या होगा। तो 120 बी जो है वो अकेले अपने आप में एक सजा बना सकता है। ठीक है, कि मैंने अभी तक और कोई ऑफेंस तो नहीं किया है, साथ बैठ के सिर्फ अग्री किया है और उस चीज के लिए मुझे सजा मिल रही है, सिर्फ 120 भी अपने आप में सजा दे देगा। 109 और 107 जो है उसको किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अबेटमेंट अगर करी है तो किस चीज की करी है। अबेटमेंट तो मैंने कर दी, 109 से 107 से ये समझ आता है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अबेटमेंट, मगर फिर किस चीज की, मर्डर का किया या किसी और चीज का किया, देयर हैज टू बी समथिंग एल्स, राइट। उसके साथ कनेक्ट होने के बाद सजा मिलती है। तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं इनकम्प्लीट टाइप का ऑफेंस होता है। 120 बी में क्या लिखता है, 120 ए में अग्री कर जाना अपने आप में ऑफेंस है। जी। ठीक है, बट सर ये एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, ये थोड़ा घुमा रहा है सर, क्या है मतलब इसका? क्योंकि सर एक्ट विच इज नॉट नॉट इलीगल। इलीगल बट हैज बीन डन बाय इलीगल मीन्स, मतलब एक एक्ट है, जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा हूं। ड्राइव करना तो कोई इलीगल चीज नहीं है ना, जी। मगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ विदाउट लाइसेंस, या फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ रॉन्ग साइड पे, या फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ नेग्लिजेंटली। तो ये इलीगल तरीके हैं एक लीगल काम करने के। ड्राइविंग इज लीगल, बट मैं इलीगल तरीकों से करता हूं उन्हें। आई डू समथिंग विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स।
राइट। किसी दुकान से राशन लेना इज एन लीगल एक्ट, मगर वो राशन अगर मैं पर्सोनेशन की मदद से लूं तो वो बन जाएगा एन एक्ट विच इज लीगल बट डन विद इलीगल मीन्स। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि इलीगल चीजों का कॉन्स्पिरेसी तो है ही अपराध, साथ में ऐसी चीजें जो है लीगल मगर आप इलीगल तरीके से करते हो वो भी अपराध है। ठीक है। जी सर। जी। ठीक है, अब आ गए हम नूर मोहम्मद यूसुफ मोमिन वर्सेस महाराष्ट्र 1971 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या होता है, आई होप आई हैव एवरीबडीज अटेंशन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ स्टोरी। ठीक है, आई होप टू सी पीपल ऑन वीडियो काइंडली, ट्यूब लाइटें ना दिखाएं। चलो, सो अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो हमारे सामने मैटर आया है वो एसएलपी से आया है। ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन से। कैसे आती है स्पेशल लीव पिटिशन, कौन से सेक्शन में, आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में बात होती है स्पेशल लीव पिटिशन की? कहाँ पे लगती है स्पेशल लीव पिटिशन? यार इतना फेमस यार बिल्कुल आर्ट। कहता है आर्टिकल 130। पर सुप्रीम कोर्ट में 136 है और सुप्रीम कोर्ट में लगती है। हमारे पास आर्टिकल 124 है जो सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी के अंदर चैप्टर है जो शुरू हो जाता है हमारा 130 से, जो हमें बताना शुरू करता है कि उनकी क्या क्या अलग अलग जुरिस्डिक्शंस हैं, प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी, और वो सिविल मैटर्स ओरिजिनल कब ले सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स कैसे ले सकते हैं। एंड देन कम्स 136 जो बात करता है कि एसएलपी से भी मैटर्स ले सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आर्टिकल 133 134 है, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तक कैसे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएंगे, वो बताता है कि आप जब हाई कोर्ट के सामने होगे, हाई कोर्ट से ही अपील होगी तभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा मैटर, राइट। तो जब आप हाई कोर्ट के सामने होगे और हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देगा तो आप उनसे एक सर्टिफिकेट ले लेना, और उस सर्टिफिकेट में हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि क्या ऐसा कोई इशू इसमें पैदा होता है विच इज एक्चुअली वर्दी ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स टाइम। अगर वो सर्टिफिकेट आप लेके आ गए तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने देंगे अपील में, और अगर नहीं लेके आए तो नहीं होने देंगे। ये है 133 134। मगर अगर आपको ये नहीं मिलता तो देर इज अनदर वे, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच इज 136। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, बोलते हो सर मुझे स्पेशली लीव ग्रांट कर दो एक पिटिशन डालने की, इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। तो आपको हाई कोर्ट के रास्ते नहीं जाना होता। सो आजकल का चलन ये है कि सीधा हम डायरेक्ट 136 में ही जाते हैं। 134 133 वाला जो सर्टिफिकेट है वो कोई हाई कोर्ट देता ही नहीं है। हाई कोर्ट कहता है हमने सब समाप्त कर दिया, वी आर द लास्ट फोरम ऑफ एडजुडिकेशन, इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा पेंडेंसी चल रही है, राइट। तो 136 में फिर हम जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर आप हमें अलग से ही सुन लो। डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में आप जाओगे और वहां पे भी बहुत ही कम मैटर्स होते हैं जिनको उठाया जाता है, लाइक 90% ऑफ देम आर रिजेक्टेड इन द रजिस्ट्री, और उसके बाद जो बचते हैं 10% वो ऊपर जाते हैं, जो अच्छे अच्छे लॉयर्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, चलो। सो ये आई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के सामने, स्पेशल लीव पिटिशन। इसमें 4 लोग थे, 4 पीपल ऑन वन साइड एंड देर इज अनदर 1 पर्सन ऑन अदर साइड। इस एक आदमी का नाम है यहिया, यहिया, ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज द वन हु इज नाउ डेड। और ये बाकी 4 लोग हैं जो इसके नेबर्स हैं, और ये एक कंपाउंड में रहते हैं, सब दोस्त हैं। ठीक है, मेन मैटर ये है कि इन 4 ने मिलके यहिया का मर्डर कर दिया। अब कहानी शुरू कैसे हुई और क्यों मर्डर हुआ? इन लोगों के
जो घर थे, उन घरों के बीच में से एक रास्ता निकलता था, और उस रास्ते में एक हैंडपंप भी लगा हुआ था। अब इन लोगों के बीच में ये लड़ाई रहती थी कि इस रास्ते पे कौन अपने जानवर लेके जाएगा, आएगा, अपनी गाड़ी रखेगा, वगैरह वगैरह, और कौन इस हैंडपंप से पानी निकाल के पिएगा और अपने मवेशियों को पिलाएगा। इस चीज के ऊपर इनका डिस्प्यूट बना रहता था, और इस चीज पे ये लड़ते रहते थे। तो हुआ क्या कि 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को एक बार फिर से इनकी लड़ाई हो गई। यहां से ये निकला एक आदमी, वन ऑफ द फोर पीपल, ही केम आउट, एंड उसने देखा कि यहाँ पे उसके नेबर की गाय खड़ी हुई है इधर रोड के ऊपर। उसको गुस्सा आ गया देख के, और उसने गाय को पत्थर मारा। जो सामने वाला था वो चिढ़ गया ऑब्वियसली, और उसने इसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिस वजह से ये दोनों दोनों पुलिस के पास चले गए। ये भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, और ये भी यहां से गया, और इसने काउंटर एफआईआर कर दी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर दी। जब ये लोग यहाँ पे थे, तो पीछे इनकी बीवियों ने लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक इसकी बीवी थी जिसका नाम था जैतुनबी, और यहाँ पे इसकी बीवी थी जिसका नाम मुझे नहीं पता। और इसने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया, और इनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए छत से। दो छतों के बीच में पत्थरों की लड़ाई हो रही है, पत्थरबाजी चल रही है। उस चक्कर में जैतुनबी जो थी वो भी पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ गई, एक एफआईआर लॉन्च करने, और ये आंटी भी पुलिस स्टेशन आ गई कि मैं भी देखती हूँ क्या करेगी। तो पुलिस वालों ने इन दोनों में से किसी की भी रिपोर्ट नहीं ली, मगर इन दोनों के बीच में मैटर चल पड़ा, जो पति थे। ठीक है, चलो भाई, ये 7 बजे की बात थी। नाउ लेटर, टाइम हो गया अराउंड 10 बज गए सुबह के, 10 AM। वही सेम सिनेरियो, यहाँ पे 4 आदमियों का घर, यहाँ पे जैतूनबी और उसके पति का घर, बीच में रास्ता, और ये हैंडपंप। यहाँ पे आके जैतूनबी एंड उसका पति जो है वो सो गए। ठीक है, ये 4 लोग आते हैं। मंजी होती है, ये मंजी थोड़ी ऊंची होती है ऑब्वियसली, बिकॉज दे कैन नॉट बी क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि उस टाइम पे जानवरों का डर होता था, तो थोड़ी ऊंची थी। तो यहाँ से 4 लोग आते हैं, और ये 4 आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक के पास हाथ में नाइफ भी है। ठीक है, इसके पास एक नाइफ भी है, और इसको गाली गलौज करने लगते हैं कि उतर, आज तेरी आखिरी चाय होगी, आज तेरी आखिरी आखिरी दिन होगा, ये होगा वो होगा। और ये भी सामने से थोड़ा बहुत घुर रहा है, बट जैसे ही यहाँ से इसकी जेब से नाइफ निकलता है तो ये चुप हो जाता है, और इसके घर वाले देख के डर जाते हैं। तो इसकी एक बहन है, वो फिर से जाके पुलिस को रिपोर्ट करती है कि सर ये फिर से आ गया घर पे, मार पिटाई की बातें करने लगे, और ये डर जाते हैं, ये पूरी फैमिली डर जाती है। तो ये इसको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप 2-4 दिन के लिए बॉम्बे चले जाओ और कलेश टालो। ये भाई हमारे बॉम्बे निकल जाते हैं उसी दिन 16 की नाइट को। तो बॉम्बे जाके इन्हें याद आता है कि यार गांव में तो मेला लगने वाला है कल, मेला तो अटेंड करना पड़ेगा। तो ये 17 तारीख को वापस आ जाता है मेला अटेंड करने, 17 को मेला अटेंड करने वापस आ जाता है, राइट। एंड 17 को शाम को 9:30 बजे रात को, जो मरा है, कौन मरा है? यहिया। ये पान खाने निकलता है एक मार्केट में। ऐसे मार्केट है, यहाँ पे एक सतयुग होटल नाम से है, एंड उसके बगल में यहाँ पे एक पान शॉप है। ये अपने घर से पान खाने के लिए निकलता है, एंड वाइल ही इज गोइंग, अक्यूज नंबर 4, अब ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, अक्यूज नंबर 4 जो है वो इसके पीछे पीछे हल्का सा इधर तक आता है, और फिर उसके बाद रुक जाता है। अक्यूज नंबर 4 है मिस्टर मोमिन।
and he is the one who is appearing before the court in SLP. ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसके ऊपर एकदम से अटैक होता है एक्यूज नंबर 1 एंड एक्यूज नंबर 2 के द्वारा, एंड वो उसको चक्कू मार देते हैं, एंड चक्कू मार के यहाँ से फरार हो जाते हैं। यहाँ पे दो पुलिस वाले खड़े होते हैं और ये देखते हैं कि कुछ कमोशन हुआ है, भीड़ भीड़ लगी है, ये इस तरफ चलने लगते हैं। अक्यूज नंबर 3 आता है और इनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि सर कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, रहने दो। यहाँ सतयुग होटल की छत पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो विटनेस बनते हैं बाद में, और वो पुलिस वालों को बोलते हैं कि देखो यहाँ पे अक्यूज 1 एंड 2 जो है वो खेतों में भाग रहे हैं, उनको पकड़ो। तो पुलिस वाले उनके पीछे भागते हैं एंड 1 को तो पकड़ लेते हैं, 2 को सिर्फ देख पाते हैं कि हाँ वो यहाँ पे था और निकल गया। अक्यूज नंबर 3 की भी उनको वेशभूषा याद रहती है। 1 जो था, 1 को जब वो पकड़ते हैं तो 1 ही इज रनिंग, ट्राइंग टू रन, जैसी पुलिस आती है। सेकेंड, ही हैज ब्लड ऑन हिज कुर्ता, प्लस ही हैज नाइफ इन हिज पॉकेट। ठीक है, इनफ एविडेंस। अब बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमने देखा कि चारों लोग एक लड़ाई होने के बाद उसके घर पे पहुंच जाते हैं, कोर्ट के पास, राइट। वो उसको बोलते हैं उतर, मारेंगे, ये वो, साथ में नाइफ भी लेके आए होते हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली 9:30 बजे अगले दूसरे दिन ये लोग कमिटल भी कर देते हैं मर्डर का। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए, किसके ऊपर क्या धारा लगनी चाहिए, आप सोच के बताओ। आपने अबेटमेंट पढ़ ली, 120B पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पढ़ लिया, किस पे क्या धारा लगनी चाहिए? हमारे पास सारे लोग यहाँ पे हैं, मैंने सबके रोल बता दिए आपको। एक बार फिर से बता दूं, ये डिसीज्ड है, ये चल के गया पान खाने के लिए, यहाँ पे अक्यूज नंबर 4 है जो इसके पीछे आया, फिर यहाँ रुक गया। उसके बाद पीछे की स्टोरी आपको पता ही है, सब लोगों की लड़ाई वड़ाई हुई, बाद में सब आए अपना चक्कू वक्कू लेके बाद में, और फिर अल्टीमेटली उसे मार दिया। 1 और 2 इसके पास आए, स्टैब किया, भाग गए। 3 ने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करी। तो ये लोग क्या क्या ऑफेंस कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक ने चाकू मारा, एक ने चाकू मारा, दूसरे ने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, ठीक है। फिर सर एक्यूज नंबर जो 3 है ना, उसने सर 107 और 302 में आ रहा है वो। ठीक है, बाकी एक जो मिनट, एक एक्यूज मिनट, नंबर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो। अक्यूज नंबर 3 का हर्ष कहता है 107 माने अबेटमेंट, प्लस 302 में आ रहा है। अच्छा, जब भी हम चार्ज लगाते हैं ना तो ध्यान रखना, चार्ज में हमेशा वो सेक्शन लिखे होते हैं जिसके तहत पनिशमेंट मिलती है, अच्छा डेफिनेशन वाले सेक्शन नहीं होते। ठीक है, तो हम जब भी बोलेंगे अबेटमेंट ऑफ मर्डर तो हम 109 नो, प्लस 302 बोलेंगे। जी जी। ठीक है, अगर हम कभी बोलते हैं फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस का चार्ज लगा है तो हम 191 या 192 नहीं बोलते, हम बोलते हैं पनिशेबल अंडर 193। 93। जी जी। तो हमेशा पनिशमेंट वाला सेक्शन चार्ज में होता है। चलो ठीक है, एक अक्यूज नंबर 3 का आपने बोला 107, सॉरी 109 और 302 में आ गया। क्यों आ गया, कोई इसके पीछे रीजन है हर्ष? कहाँ, कौन सी एक्सप्लेनेशन में फॉल कर रहा है ये? हम्म, सर उसका जो रोल था ना वो कॉन्स्पिरेसी वाला नहीं था, और वो जो एक्सप्लेनेशन है मैं बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर आ रहा है सर, फैसिलिटेट द कमीशन, जो एडिंग की बात करता है। अच्छा, ठीक है, एक बार ये रीड करके देखो जरा। क्या? 107 में जी इंस्टिगेशन सर। कॉन्स्पिरेसी में एक इलस्ट्रेशन दी गई है पुलिस वालों से रिलेटेड। क्या इलस्ट्रेशन है वो? 32 भी सेक्शन आएगा ना सब पे, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ में काम, मतलब एक साथ में कर रहे थे। अच्छा, सुलक्षणा जी बोलती हैं कि
सेक्शन 34 भी सबके ऊपर लगेगा। 34। 120 भी और 302 रेड विथ 34 आई गेस। अच्छा, चारू बोलती है 120 बी प्लस 302 रेड विथ 34। ओके, नहीं तो एक मिनट, 34 क्यों लगेगा जब 114 है तो? ठीक है चारू समझाओ। 114 है तो 34 क्यों लगा रहे हो? अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 114 और 34 में क्या फर्क होता है। तो चलो मैं हर्ष का आंसर दे देता हूँ। सर 114 में बोला ना। 114 की जगह 34 तो इसलिए लगेगा क्योंकि 114 सिर्फ उस आदमी पे लग सकता है जिसका हमें पता चल जाए कि एक अर्लियर टाइम पे उसने पहले अबेटमेंट करी एंड लेटर ही वाज प्रेजेंट एट द साइट। अगर इतना दिखा दिया जाए तो हम कह सकते हैं। एक मिनट सर, 34 के अंदर, एक मिनट 34 भी गो थ्रू कर लेते हैं। एंड 34 जो है वहां पे ओवर्ट एक्ट की जरूरत है। तो मुझे ये तो नहीं लग रहा कि 114 यहाँ सब पे लग पाएगा, क्योंकि 114 प्रेजेंस मांगता है। चलो प्रेजेंस हमने एक बार को दे दी, मगर उससे पहले क्लियर एविडेंस चाहिए कि इसने अबेटमेंट करी और फिर उसके बाद सिर्फ प्रेजेंट था वहां पे, देर इज नो ओवर्ट एक्ट। तो ये सब पे लग जाए ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। जी सर। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके सोचो ना इन लोगों को। मैं फिर से आपको रोल बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से रोल सुनो क्या है। 1 और 2 जो है, पहली बात तो ये 1 2 3 4 जो है, बिकॉज कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस बहुत ही रेयर केस कोई होता है, गलती से रिकॉर्डिंग हो गई या कुछ हो गया कि हम लोगों को पुख्ता एविडेंस मिलेगा कि हाँ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी। बिकॉज कॉन्स्पिरेसी इज डन इन सीक्रेसी, छुपा के करी जाती है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही पता लगाना पड़ता है, कंडक्ट से पता लगाना पड़ता है कि कॉन्स्पिरेसी हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इनके बीच में पीछे पीछे कॉन्स्पिरेसी हुई या नहीं हुई वो तो इनके कंडक्ट से पता चलता है। वो भी मैंने आपको एक जगह पे बताया कि सब लोग एक जगह पे प्रकट हुए आफ्टर अ फाइट बिटवीन देम। एक जगह आते हैं चक्कू लेके और डराने डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगले दिन आके मार भी देते हैं। 120 भी जैसा एलिमेंट बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, इस तरीके से बनाया जाता है। दैट इज हाउ वी गैदर फ्रॉम द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि हाँ 120 भी हुआ होगा, बैठे होंगे, प्लानिंग तो करी होगी कुछ ना कुछ कि तू यहाँ रही हो, मैं वहां रहूंगा, मैं पुलिस वालों को डाइवर्ट करूंगा। देयर इज सम प्लानिंग एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं 34 की। 34 बात करता है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन प्लस ओवर्ट एक्ट। अब देखते हैं 1 जो था और 2 जो था और 3 जो था, ये तो एकदम आस पास खड़े हुए थे। 1 और 2 ने तो स्टैबिंग करी है, दे हैड कॉमन इंटेंशन, हमें पक्का पता है। 34 तो इनपे लगा ही लगा। एंड जो तीसरा आदमी है उसने पुलिस वालों को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, वो भी पास खड़ा था, उसके साथ भी हमें दिखाई देता है कुछ ना कुछ कॉमन इंटेंशन थी। बट जहां तक बात है अक्यूज नंबर 4 की, ये थोड़ा दूर आया और फिर रुक गया, ये वहां तक गया नहीं उनके साथ। हम बोल सकते हैं कि ये बंदा प्रेजेंट था, मगर क्या इसने कोई ओवर्ट एक्ट करी? इज देयर एन ओवर्ट एक्ट? नो ओवर्ट एक्ट। और नो अगर हम पुख्ता तरीके से ये नहीं बोल सकते तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा? अक्यूज्ड को। इसी वजह से अक्यूज नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि सर मेरे ऊपर 34 मत लगाओ, मेरे ऊपर आप 34 120 भी वगैरह मत लगाओ, बिकॉज देयर इज डेफिशिएंट एविडेंस एंड बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे को मिलना चाहिए। ये 3 लोग तो वहां प्रेजेंट थे, एक्टिवली कुछ ना कुछ कर रहे थे, ओवर्ट एक्ट्स कर रहे थे, बट मैं वहां था ही नहीं, तो मेरी प्रेजेंस ही नहीं हुई
तो 114 भी मत लगाओ। मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी के पुख्ता सबूत नहीं है तो 120 बी भी मत लगाओ। मैंने ओवर अटैक नहीं करी तो मेरे ऊपर 34 भी मत लगाओ। ठीक है, ऐसा बोलने की कोशिश करी। तो आप लोगों ने काफी क्लोज पकड़ा। हर्ष ने 109 प्लस 302 बोला, जो आपको अभी जजमेंट में देखने को मिलेगा, और चारू ने तो बहुत ही क्लोज पकड़ा, 120 बी प्लस 302 एंड 34, वो भी आपको जजमेंट में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं जजमेंट की तरफ एंड लेट्स सी जजमेंट क्या बोलती है ये वाली। ठीक है, पूरी नहीं रीड करेंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। वील रीड फ्रॉम एनिमस। चलो, अब ये बोलता है जैतून भी सबको याद है, पत्नी थी उसकी, लड़ाई हो रही थी जिसकी, ठीक है। हाई कोर्ट ऑल्सो बिलीव द एविडेंस ऑफ नूर जहां PW11 एंड जैतून बी, ये दो विटनेसेस थे। In its opinion, though these two witnesses were to a certain extent interested witness से obviously बीवी है, वो अपने जो मरा है उसका साथ देगी। Their evidence appeared to be natural and its tenor did not show that they were deposing falsely. उनका जो टेनर था, उनका जो बोलने का तरीका था, उनका जो भाव भंगिमा थी, जो उनका डिमीनर था, it did not actually show any signs that could lead to suspicion. ठीक है, डिमीनर कहाँ पे, कौन से सेक्शन में डिमीनर नोट किया जाता है, किसी को याद है? कोर्ट्स जो हैं वो जब एविडेंस नोट करती हैं तो दे ऑल्सो हैव टू नोट डिमीनर। अगर किसी के चेहरे पे डर है, कोई हड़बड़ा रहा है, कोई ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, ये सारी चीजें नोट करनी है। तो डिमीनर कहाँ पे है CRPC में? सेक्शन 280 ऑफ CRPC एंड ऑर्डर 18 रूल 4 ऑफ CPC, इन दोनों में डिमीनर के प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि दोनों का टेनर वगैरह भी हमें ठीक लगा, उनके ऊपर शक करने की हमारे पे कोई वजह नहीं है। आगे बोलता है ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ द एंटायर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड द हाई कोर्ट फेल्ट दैट ऑल 4 अक्यूज्ड पर्संस मस्ट हैव हैज्ड अ प्लान टू कमिट द मर्डर ऑफ मोहम्मद यहिया। सब कुछ देखने से ऐसा लगता है कुछ प्लानिंग तो पक्का करी है इन लोगों ने। After his return from Bombay, and it was in pursuance of this conspiracy that Mohammad Yahya was murdered on the night of 17th April 1965, जब वो बॉम्बे से वापस आया। The court took into account the facts that accused number 1 was caught after some chase near the scene of the occurrence. Accused number 1 जो था, जो स्टैब करके भागा था, उसको पकड़ लिया गया था। ठीक है, वो तो भाग रहा था, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है तभी भाग रहा है। Accused number 2 was identified though he made a good escape. उसको पुलिस वालों ने भागते हुए देख लिया था, he was identified, मगर फिर भी वो भाग गया। Accused number 3, who was also identified by the description, tried to mislead the police constables. Accused number 3 ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, जैसे हमने स्टोरी में देखा। And accused number 4 was seen following the disease just before the murder with 2 or 3 persons. 4 जो है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि उसको हमने उनके पीछे पीछे चलते हुए देखा, डिसीज्ड आदमी के पीछे पीछे चलते हुए देखा। ऑन दिस मटेरियल हाई कोर्ट अपहेल्ड द अपीलेंट्स कन्विक्शन। हाई कोर्ट ने कहा कि इस ग्राउंड्स पे 1, 2, 3 जो है वो तो पक्का ही है, और 4 जो है उसको भी हम मानते हैं कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड ही हैज ऑल्सो डन समथिंग रॉन्ग। ये हाई कोर्ट ने बोला। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। ठीक है, अंडर 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस कोर्ट नॉर्मली does not proceed to review and appraise the evidence. सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एविडेंस नहीं देखा जाता है, इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी नहीं देखा जाता है, छोटी कोर्ट्स में ही एविडेंस देखा जाता है, ट्रायल कोर्ट्स में। For itself and conclusions of high court on question of facts and appreciation of evidence are considered to be final माना जाता है। This is so even if this court were to feel that a different view of the evidence is possible, but in this case, as it was represented that the evidence on record does not support the conclusion of high court, ऐसा बोला गया कि सर हाई कोर्ट ने जबरदस्ती डिसीजन दे दिया, इस डिसीजन के सपोर्ट में तो एविडेंस था ही नहीं, एंड दैट ग्रेव एंड सब्सटैंशियल इनजस्टिस हैज बीन कॉज्ड, वी अंडरटुक टू गो इनटू द एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो एविडेंस देखते हैं। हरिचवन
PW13 has deposed that on 16th April at about 10:30 a.m. the appellant, while standing near the steps of Mohammad Yahya, जब इसके घर के पास आके खड़े हो गए थे, जब वो सो रहा था, exported 3 of his companions, one of whom was accused number 2, who had knife in his hand, to beat the deceased, and the actual words being used were beat him, kill him, and I shall look at the consequences. ठीक है, उन्होंने बोला ये जो अक्यूज नंबर 4 है, इसी ने इन तीनों को, चारों को, ये अपने मुंह से बोला था कि मारो और मारो काटो, मैं देख लूंगा जो होगा। ये क्या कर रहा है? अबेटमेंट कर रहा है। ही इज नॉट एक्चुअली द वन। अभी तक हमें ये तो नहीं पता चला कि कॉन्स्पिरेसी करके घर से आए हैं, उसका तो पुख्ता सबूत नहीं है, मगर इनके कंडक्ट से क्या दिखाई दे रहा है, डिपोजिशन से क्या दिखाई दे रहा है, कि ये एक बंदा है जो एक तरफ खड़ा है और बाकी 3 लोगों को बोल रहा है कि इसको मारो। तो ये एक तरीके से अबेटर है, राइट। अभी हमें कॉन्स्पायरर है या नहीं ये नहीं पता, मगर इतना हमें पक्का पता है कि इसने अबेटमेंट तो करी है, उन लोगों को भड़काया कि इसको मारो, ठीक है, और उसको बोला मैं देख लूंगा। द एविडेंस इज corroborated बाय लक्ष्मीबाई, अलग एक लड़की है जो बोलती है कि हाँ सही बोल रहे हैं, एंड बोथ ऑफ दीज विटनेसेस हैव बीन बिलीव्ड बाय द हाई कोर्ट। Lakshmibai actually saw the appellant with 2 others following the deceased about 15 or 20 minutes before the murder। 15-20 मिनट पहले अक्यूज नंबर 4 को लक्ष्मीबाई कहती है कि मैंने डिसीज्ड को फॉलो करते हुए देखा था, जो मरा है उसको 15-20 मिनट पहले, राइट। जब मर्डर हुआ उससे 15-20 मिनट तक नहीं किसी ने देखा कि अक्यूज नंबर 4 उस साइट पे था या नहीं था, बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 15-20 मिनट तक अक्यूज आसपास नहीं था, कहीं और था। 15-20 मिनट से पहले अक्यूज्ड को साइट किया गया था फॉलोइंग दैट पर्सन हु इज नाउ डेड, ठीक है। तो अब हमारे पास अक्यूज नंबर 4 के खिलाफ क्या 2 चीजें आ गई। एक तो इसने अबेटमेंट करी है, उन लोगों को बोला जाओ मारो, कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख लूंगा, और दूसरा दैट 15-20 मिनट पहले ये फॉलो कर रहा था, ठीक है। एंड देन इट सेज we are unable to find any cogent ground for disagreeing with the High Court. On this evidence, not only animus on the part of the appellant, but also instigation by him must be held to be fully established. Instigation to fully established है. This evidence would also support the charge of criminal conspiracy against the appellant. कहता है criminal conspiracy भी बन सकती है इससे. Indeed, the evidence of Jaitunbi and Noor Jahan also shows that the appellant on 16th April and on evening of April 17th, on Mohammad Yahya's return from Bombay and a short time before his murder, openly gave expression to his strong feelings of animosity against the deceased, which leaves little doubt that he was thinking to do away with Mohammad Yahya's life. हमें यह भी दिखाई देता है कि 16 और 17 अप्रैल को जिस तरह की बातें इसने बोली हैं, भड़काऊ शब्द इसने बोले हैं, जो एनिमोसिटी इसने दिखाई है, इसके दिमाग में था तो कि इसको लुढ़काना है। ऐसा नहीं है कि ये लड़का इनोसेंट था या इसके दिमाग में पहले से कुछ नहीं चल रहा था। अगेन शोज दैट ही हैज सम मेंटल एलिमेंट कि हाँ इसको मारना तो है। नाउ द एडमिटेड स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज व्हिच रीच द क्लाइमेक्स ऑन 16th अप्रैल, जो इसने एडमिट किया कि हाँ हमारे रिलेशन स्ट्रेन्ड थे, 16 अप्रैल को उनका रंग भी दिखाई दे गया। एंड द एविडेंस जस्ट डिस्कस्ड इन आवर ओपिनियन क्लियरली एस्टैब्लिशेस द कॉम्प्लिसिटी ऑफ अपीलेंट इन द मर्डर ऑफ द डिसीज्ड। लगता है कि इसकी कॉम्प्लिसिटी है। The charges under 302 read with 109 IPC and of conspiracy are supportable on the evidence. लगता है कि conspiracy बन सकती है। In regard to charge under section 302 read with 34, also Jaitunbi has deposed that on the date of occurrence at 9:30, the appellant asked his nephew Latif, who was sleeping on the cot outside, to go inside the house because a dead body was to be kept on that cot. इसने जैतूनबी ये बोलते कि इसने अपने भतीजे को भी बोला था कि चारपाई से हट जा, इसके ऊपर मुझे एक लाश रखनी है आज, ठीक है। इससे भी दिखाई देता है कि उसके दिमाग में तब तक भी था कि हाँ किसी को मारना है। Thereafter, it is the evidence of Lakshmibai that the appellant accompanied by 2 persons followed the deceased when the latter went into the pawn shop. About 20 minutes later, news of Yahya's murder reached his house. 20 मिनट पहले इसको देखा गया, 20 मिनट बाद पता चला वो मर गया। From this evidence, it seems highly probable that at the time of actual murder, Mohammad Yahya, the appellant, was either present with the other 3 accused or was somewhere nearby. But ये सारी चीजें सुनने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट बोले, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ,
सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सारी चीजें देखने के बाद, ये सारा एविडेंस देखने के बाद हाई कोर्ट का ये लगता तो है कि हाँ इसके ऊपर 34 बन जानी चाहिए, लगता तो है कि हाँ 120 भी करी है, राइट। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये पुख्ता नहीं है। क्रिमिनल केसेस में हमें किस तरीके से प्रूव करना होता है, वी हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं रह जानी चाहिए, हमें ये दिखाना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा क्लियरली कि हाँ इन लोगों के बीच में प्लानिंग हुई, इन लोगों ने ओवर्ट एक्ट करी और इन लोगों ने ही मारा। हमें दिख तो रहा है कि कुछ कनेक्शन है इसका बाकी तीनों के साथ, दिख तो रहा है कि शायद ये भी बैठा होगा उनके साथ, मगर द थिंग इज द वर्ड दैट कंपल्सरीली हैज टू बी यूज्ड इन द सेंटेंसेस शायद। और यहां आके वो अटक गए और उन्होंने बोला यहां से, जहां मेरा कर्सर है अभी, बट दिस एविडेंस डज नॉट सीम टू बी इनफ टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हिज प्रेजेंस एट द स्पॉट इन द कंपनी ऑफ अदर अक्यूज्ड व्हेन द मर्डर वाज एक्चुअली कमिटेड। उसकी प्रेजेंस का पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया एंड इसलिए इसके ऊपर 114 नहीं लग पाई। एक 114 नहीं लग पाई, ठीक है। अब जरा एक बार हम अगर कैलकुलेट करें, अगर हमें ये पता चल जाता कि इसने साथ में बैठ के कॉन्स्पिरेसी करी है तो 120 भी लग जाती, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो दिखाई दे रहा है कि शायद ये साथ बैठे होंगे और ये सारी चीजें बड़ी प्लान्ड लग रही हैं, इसके दिमाग में नेगेटिव इंटेंशंस भी थी, एनिमोसिटी भी थी, ही हैड मोटिव ऑल्सो, सारी चीजें थी। उन चीजों से पता चलता है कि हाँ 120 भी हुआ होगा इनके बीच में, शायद एक अग्रीमेंट हुआ है, तभी तो ये सारी चीजें कर रहे हैं तब से 2 दिन से। नाउ अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होता तो हम इसके ऊपर 114 भी लगा सकते थे, मगर प्रॉब्लम क्या है 20 मिनट पहले देखा गया उसे, उसके बाद नहीं देखा गया, तो प्रेजेंस को हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो नहीं कह सकते कि वो था प्रेजेंट, आसपास था कहीं ना कहीं। कोई विटनेस है ही नहीं है बताने वाला कि उस टाइम पे जब मर्डर हो रहा था वो कहाँ था, कहीं भी हो सकता है। एंड अगर वो प्रेजेंट भी होता प्लस ओवर्ट एक्ट भी करता तो हम 34 भी लगा सकते थे, मगर जब हम प्रेजेंस ही नहीं प्रूव कर पा रहे तो प्रेजेंस प्लस ओवर्ट एक्ट तो क्या ही प्रूव करेंगे। तो हमारे पास आखिरकार में बच क्या गया, एक 109 क्योंकि इसने अबेटमेंट करी थी कि मारो और कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख लूंगा, और एक 120 भी क्योंकि दिखाई देता है कि हाँ पार्ट ऑफ द प्लान तो ये लग रहा है उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, ठीक है ना। सेक्शन 10 सबको याद है, 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। किसी के पास एविडेंस एक्ट है तो प्लीज रीड सेक्शन 10 वंस। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10। ये सर सेक्शन 10 थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। थिंग्स सेड और डन, सेड को मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, सेड और डन इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। हाँ, बाय कॉन्स्पिरेटर। या बाय कॉन्स्पिरेटर, राइट, कॉन्स्पिरेटर्स। तो ये हमारे मेन शब्द क्या हो गए, थिंग्स सेड इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स। अगर आपको कुछ भी ऐसा मिल जाता है जो उन्होंने अपने इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन बोला है, आप उससे लिंक कर सकते हो कि इसको मारना है, इसके साथ बड़े पंगे हैं, ये वो, अगर ऐसा कुछ थिंग्स हैव बीन सेड, थिंग्स हैव बीन रिटन, थिंग्स हैव बीन डन, तो उनको आप कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ यूज कर सकते हो एज एविडेंस, ठीक है ना। वैसा ही तो कुछ यहाँ पे हो रहा है। सर 6 तो फिर 6 भी तो हेल्प कर देगा सर एक 10 के साथ। 6 तो हर जगह लग जाता है, 6 तो रेस गेस्टे है कि अगर पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कोई चीज है तो उसको आप एज एविडेंस ले सकते हो। वो तो बड़ा जनरल सा सेक्शन है, वो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होती है, बट 10 specifically talks about conspiracy, 8 specifically talks about conduct, 9 specifically talks about identify things that help in identification,
राइट। 11 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट आर इनकंसिस्टेंट। तो 6 तो शुरुआती सेक्शन है, वो बताता है जनरली जितनी चीजें कनेक्टेड हैं उन सारी चीजों को एविडेंस की तरह यूज कर लो, बट दैट इज अ वेरी वेग थिंग टू डू। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है, एकदम पिन पॉइंटेड होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई और डाउट नहीं रह जाना चाहिए, राइट। चलो अब लास्ट में कोर्ट क्या बोलती है, बट दिस एविडेंस डज नॉट सीम टू बी इनफ टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हिज प्रेजेंस एट द स्पॉट इन द कंपनी ऑफ अदर अक्यूज व्हेन द मर्डर वाज एक्चुअली कमिटेड। For it may be that after leaving the house he stayed away and the persons actually taking part in the murder were only the other 3 accused। तो कोर्ट बोलती है कि ऐसा हो सकता है, शायद ये वहां से निकला उसके पीछे पीछे, मगर उसके बाद ही स्टेड अवे, डिड नॉट डू एनी अदर एक्ट एंड लेट द अदर 3 पीपल डू थिंग्स। हमने क्या पढ़ा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में, बंदा अबेट कर देता है पहले एंड लेटर ही एंगेजेस और फैसिलिटेट्स इन सम वे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से यही गैदर कर सकते हैं कि इसने पहले तो इंस्टिगेट कर दिया था, बाद में इसने यहाँ से शायद उसके पीछे पीछे गया, किसी तरीके से उनको इशारा विशारा या किसी तरीके से बस पक्का किया उनके लिए कि हाँ ये उस तरफ जा रहा है, तुम लोग उस तरफ खड़े रहो, और उसको फिर मार देना। मगर वहां पे प्रेजेंट नहीं रहा, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं करी, उसके अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो हम बाकी सेक्शन नहीं लगा सकते। मगर हम बिकॉज ही एंगेज्ड इन कॉन्स्पिरेसी, he facilitated or aided the conspiracy, हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी लगा सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी मुश्किल है लगाना, 34 मुश्किल है लगाना, 114 मुश्किल है लगाना, राइट। तो बोलता है वी आर देयर फॉर इंक्लाइंड टू गिव द अपीलेंट द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट तो देंगे इन रिगार्ड टू द चार्ज अंडर 302 एंड 34। तो 34 वाला जो चार्ज है वो लगाना मुश्किल है बिकॉज वो ओवर्ट एक्ट और उसको सामने दिख नहीं रहा है। दिस वुड हाउएवर बी ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल बेनिफिट टू द अपीलेंट बिकॉज ही इज ऑलरेडी गिवन द लेसर सेंटेंस। उन्होंने कहा कि फिर भी कोई फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, 34 में भी वही पनिशमेंट मिलनी थी, हमने वैसे भी उसे कम पनिशमेंट दी थी, अभी भी हम आपका इसको अगर हटा भी देंगे तो अबेटमेंट तो फिर भी रह ही जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी उसकी मदद नहीं हो रही है। बट स्टिल टू अंडरस्टैंड द जूरिस्प्रूडेंस हमने ये देखा कि जब आप प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहे हो, ओवर्ट एक्ट नहीं दिखा पा रहे हो, 34 नहीं लग पाएगा। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कैसे लगेगी, जब आप कॉन्स्पायर पहले करते हो, उसके बाद कुछ एंगेजमेंट करते हो, या फिर कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ एड करते हो, यू डोंट एक्चुअली सिट एंड कंस्पायर, दैट इज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो 100 इस बंदे के ऊपर 120 बी प्लस अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों चीजें लगी क्योंकि ये बैठा भी और बाद में एड भी किया। अगर ये साथ में बैठा ना होता मगर बाद में सिर्फ एड किया होता, उस टाइम पे कोई कॉन्स्पिरेसी ना करी होती या उसका कोई पुख्ता सबूत ना मिला होता, तो इसके ऊपर सिर्फ लगा होता अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, सजा सेम ही मिलती। क्योंकि 120 बी में क्या लिखा है कि 120 बी में जितने लोग होंगे दे विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर अबेटिंग ईच अदर, और उनको पनिशमेंट ऐसे दी जाएगी जैसे दे आर अबेटिंग ईच अदर, सजा तो सेम ही मिलती फिर भी, ठीक है। नहीं सर, हाँ जी। सर मैं क्या हूँ 34 तो लगा नहीं, हाँ तो क्या 218 के अंदर ये अलग 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 होगा सर सबका ट्रायल? नहीं, ज्वाइंट ट्रायल होगा। लेकिन चार्ज तो अलग है सर। चार्ज कई बार अलग होते हैं, कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 20-20 25-25 अक्यूज होते हैं, चार्ज सबके ऊपर कई बार अलग अलग थोड़ा बहुत अलग अलग बन जाते हैं। अभी जो हमने इससे पहले वाला केस देखा था ना, कांडी मल्ला वाला, उसमें 203 ऑफेंसेस का चार्ज बनाया था, 203 लोगों पे अलग अलग चीजों का ऑफेंस बनाया था। बट दे कोर्ट हेल्ड कि इनको भी साथ में ट्राई किया जा सकता है बिकॉज ऑफ 218 219 कि सब लोग एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट थे। बट द ओनली थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट कोर्ट को चार्जेस इस तरीके से बनाने हैं कि बेटा A B C या 1 2 3 अक्यूज नंबर 1 2 3 आपने ये किया, इसके लिए आपको चार्ज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोगों ने ये किया, इसके लिए आपको चार्ज करते हैं। सबको क्लैरिटी से बताया जाना चाहिए कि आपके खिलाफ चार्ज क्या बना है, जॉइंटली ट्राई आप कर सकते हो। बस ये प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि बंदे को समझ ही नहीं आ रहा मेरे ऊपर केस किस चीज का चल रहा है, ठीक है ना।
So that is the only thing to be kept in mind. एक बार ये हल्की सी jurisprudence पढ़ते हैं जो यहाँ पे लिखी है. It says, so far as 34 of IPC is concerned, it embodies the principle of joint liability in doing of a criminal act, the essence of that liability being the existence of common intention. 34 में common intention जरूरी होती है, हम सब जानते हैं. Furtherance of common intention लिखा है साफ साफ. Participation in the commission of offense in furtherance of common intention invites its application. माने participation जरूरी है. 34 तभी लगेगा. 114 में participation नहीं होती. It's only presence, right? हम लोगों ने डिस्कस किया था. Section 109 IPC on the other hand may be attracted even if abettor is not present. 109 तब भी लग सकता है जब वो present ना हो. When the offense is abetted is committed provided that he has instigated the commission of the offense. उसने सिर्फ instigation करी है, बाद में वो वहां पे present नहीं होता. आगे क्या बोलता है? When the offense abetted is committed, provided that he has instigated the commission of offense or has engaged with one or more other persons in conspiracy to commit an offense, and pursuant to the conspiracy, some act or illegal omission takes place, or has intentionally aided the commission of an offense by an act or illegal omission. ये हुई abetment by conspiracy. जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जो इन लोगों ने प्रॉपर लाइन लिखी है वो क्या है, अभी हमें पूरी कहानी समझ आ चुकी है. दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग दिस वन सो दैट नाउ यू गेट द जिस्ट ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड कॉन्स्पिरेसी. 34 तो हमें समझ आ गया है ना. एम्बॉडीज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. एसेंस होती है कि सब लोग मिलके पार्टिसिपेट करेंगे और कॉमन इंटेंशन को फर्दर करेंगे. 109 विच इज अबेटमेंट, जिसका एक तरीका होता है कॉन्स्पिरेसी विच इज अंडर फोकस. इन दिस केस क्या बोलता है? 109 on the other hand may be attracted even if the abettor is not present when the offense abetted is committed. जरूरी नहीं है कि आप वहां पे present हो. Provided that now I'm reading slowly, please listen to this very very clearly. Provided that he has instigated the commission of the offense, या तो उसने instigation करी, और he has engaged with one or more other persons in a conspiracy. जो लोग वहां पे थे उनके साथ engage किया, उनको aid किया to commit an offense, and pursuant to that conspiracy some act or illegal omission takes place. और उस वजह से, आपकी उस facilitation की वजह से, उस engagement की वजह से some omission, some illegal omission or act has taken place, or he has intentionally aided the commission of an offense by an act or illegal omission. या फिर आपने aid किया है कुछ काम करके या कुछ काम ना करके. इसको हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. और कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जो लोग साथ बैठ के अग्री कर जाएंगे वो कॉन्स्पिरेसी होगी. ठीक है. तो बड़ी सारी चीजों को हमने अलग अलग बांट दिया. ये समझ नहीं आती, लोग समझाना बहुत मुश्किल है इस चीज को. ज्यादातर लॉयर्स दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन 120 बी, 109, 34, 149, 120 भी नहीं पता. नाउ यू हैव ऑल दीज प्रोविजंस इन हेड along with some story annexed to it so that you feel confident कि चार्ज क्या लगना चाहिए. एंड कई सारे केसेस चार्जेस पे ही बिगाड़ दिए जाते हैं. अगर आपको पता है चार्ज क्या है, क्या ऑफेंस है, किस तरह से चार्ज बनता है, तभी बिगाड़ पाओगे या बना पाओगे. राइट. क्या बोला उसने आगे? टर्निंग टू चार्ज अंडर 120 बी आईपीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज मेड अ सब्सटैंटिव ऑफेंस बाय 1913 by introduction of chapter 5A. जैसे मैंने बताया 1913 में आया 120 in the Indian Penal Code. Criminal conspiracy postulates an agreement. Conspiracy में क्या चाहिए? Agreement between two or more person to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means. Not illegal by illegal means भी हमने अभी डिस्कस किया था. It differs from other offenses in that mere agreement is made an offense even if no step is taken to carry out the agreement. सिर्फ agreement कर लेना अपने आप में offense बन जाता है. That is how it is differentiated from other offenses.
Though there is close association of conspiracy with incitement and abetment, बहुत close हैं abetment और conspiracy. The substantive offense of criminal conspiracy is somewhat wider in amplitude than abetment by conspiracy, as contemplated under 107. 120 भी अपने आप में थोड़ा सा wide है. A conspiracy from its very nature is generally hatched in secret, and therefore extremely rare that direct evidence in proof of conspiracy can be forthcoming from wholly disinterested quarters or from utter strangers. इधर उधर के लोगों से कॉन्स्पिरेसी का आपको कोई सबूत मिल जाए बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो सीक्रेसी में करी जाती है. बट लाइक अदर ऑफेंसेस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन बी प्रूव बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. बंदे को पकड़ा, उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था, उसकी पॉकेट में नाइफ मिला, ऑल दीज थिंग्स सजेस्ट what? That he was part of some, he was doing something, he was up to something. Indeed, in the most cases, the proof of the conspiracy is largely inferential, though the inference must be found on solid facts. Surrounding circumstances and antecedents and subsequent conduct, among other factors, constitute relevant material. In fact, because of the difficulties in having direct evidence of the criminal conspiracy, once reasonable ground is shown for believing that two or more persons have conspired to commit an offense, then anything done by one of them in reference to their common intention after the same is entertained becomes according to law evidence. हमने सेक्शन 10 में अभी यही पढ़ा. अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, कुछ करा है, उसने बोला ना कि इसको मार दो, मैं बाद में कॉन्सिक्वेंसेस देख लूंगा वगैरह वगैरह, shows that कुछ ना कुछ तो उसने पार्टिसिपेट किया है कॉन्स्पिरेसी में. Relevant for proving both the conspiracy and the offenses committed pursuant thereto. इसके आगे का हमने एविडेंस वगैरह सब पढ़ लिया. तो हमने फैक्ट्स पढ़ लिए, हमने कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो पढ़ लिया, और फिर हमने जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ ली. नाउ आई होप दैट देयर इज सम क्लैरिटी. ऑल्दो ये सारी चीजें बड़ी क्लोजली कनेक्टेड है, स्पेशली अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड कॉन्स्पिरेसी, वेरी क्लोजली कनेक्टेड. क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या बोला कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन जाती है जहां पे अबेटमेंट का एक तरीका कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी का एक एलिमेंट अबेटमेंट है. तो उसको समझाना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, राइट. तो आई होप कुछ थोड़ी बहुत इसमें क्लैरिटी आ गई होगी. पूरी तरीके से क्लियर होने में तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, काफी कुछ और रीड करना पड़ सकता है, आपके सामने और सिचुएशंस आएंगी और क्लियर हो जाएगा. बट आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई, राइट. अब एक छोटा सा केस और है जो है बाइगमस मैरिज के बारे में. वील रैप दिस अप इन 10 मिनट्स बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू द जजमेंट. मैं आपको इसको बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा. सर तो इसका 107 का नाम बदल के अबेटमेंट ऑफ अ थिंग से अबेटमेंट टू अ कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं कर देते हैं? सब कुछ तो एलिमेंट्स आ ही गए. क्योंकि भाई वो एक तरीका है ना कॉन्स्पिरेसी, बाकी भी तो है. उनका क्या करोगे, इंस्टिगेशन को हटा सर दोगे. इस जजमेंट के अंदर तो आपने इंस्टिगेट भी यूज कर लिया सर, ओमिशन, कॉन्स्पिरेसी, एडिंग, तो वो तो सब आ गया सर. एक जजमेंट में यूज हुआ ना. बाकी सिचुएशंस का क्या करोगे, बाकी चीजें एडिंग और ये सब उठा के बाहर थोड़ी फेंक दोगे आईपीसी से. एडिंग और इंस्टिगेशन भी तो है. जी वो तो इस केस पे अप्लाई कर गया तो हमने कॉन्स्पिरेसी की बात कर ली. ठीक है. जी नाउ सर. वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर केस. And that another case is Malan versus Maharashtra. MALAN, Malan. केस का नाम है मलन वर्सेस बॉम्बे 1957. सॉरी मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी. Mullen versus Bombay 1957. And this case is about two people getting married. ठीक है. ये एक लड़का है, ये एक लड़की है. ये बंदे की शादी हो रही है और इस लड़की की शादी हो रही है. ये लड़की अभी 16 साल की है, माने बच्ची है, और ये लड़का एडल्ट है, नॉर्मल एज का है. इन दोनों की शादी कराई जा रही है. ठीक है. नाउ कितनी उम्र में शादी कर सकते हैं ये कहाँ लिखा है?
और कितनी उम्र है किसको पता है? सर 18 साल 21 साल है सर। बिल्कुल। तो लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है। ठीक है। और ये लिखा कहाँ पे है, कौन कितनी उम्र में शादी कर सकता है? ये लिखा है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में। और अगर मैं और स्पेसिफिक बोलूं तो सेक्शन 5 का 3rd सबसेक्शन है जो एज की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाई गई है ये बताने के लिए कि अगर आप इससे नीचे शादी करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दिस वन एक्चुअली इज अबाउट bigamous marriage. So this guy already has a wife and this is the second wife that he's taking. ठीक है। और ये छोटी बच्ची भी है वैसे। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस बीइंग अ bigamous मैरिज, ये शादी कर रहा है और शादी हो रही है इसके एक फ्रेंड के घर। फ्रेंड के घर, इस घर के अंदर इनकी शादी हो रही है। इस फ्रेंड ने, जो कि हमारा अक्यूज नंबर 9 है, ये घर दिया है कि जा भाई शादी कर ले। और जब ये लोग शादी कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनके बीच में एक अंतर पार्ट, वो एक पर्दा सा लगाया जाता है एज ए मैटर ऑफ सेरेमनी। वो इसके दोस्त ने पकड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा जो लड़की है उसके पेरेंट्स हैं, लड़का है उसके पेरेंट्स हैं, लड़के के एक चाचा जी हैं जो कांस्टेबल हैं गांव में, पाटिल हैं। ठीक है। बॉम्बे में जो है, जो कांस्टेबल और पुलिस वाले होते हैं उनको पाटिल बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में ये ब्रिटिशर्स के रखे हुए नाम है, यहाँ पे हर तरह के पुलिस वाले को, कांस्टेबल्स को पांडे बोला जाता था। दैट इज वाई मंगल पांडे, हर हर किसी को पांडे बोला जाता था। जबकि साउथ में एवरीबडी वाज कॉल्ड पाटिल, जो भी पुलिस में होते थे उन सबको पाटिल बोला जाता था। तो इनके एक चाचा जी पाटिल हैं। उसके अलावा इनके और फ्रेंड्स आ रखे हैं। देन देर इज अक्यूज नंबर 16 जो एक प्रीस्ट हैं जिन्होंने इसको, इनकी शादी को ऑफिशिएट किया है। ठीक है। बाकी बीच के फ्रेंड्स वगैरह। अब मैटर ये उठ गया कि भाई आपकी एक बीवी है बयादा बाई नाम से और आप कृष्णा बाई से शादी कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने देखा कि हाँ जी, इसने, इस बंदे ने शादी करी है, बाइगमस मैरिज करी है, तो इसको तो 494 आईपीसी में रगड़ दो। 494 में कन्विक्टेड ऑब्वियसली, राइट। साथ में जो प्रीस्ट है उसको भी पूरी पूरी नॉलेज है, एंड इसके दोस्त, इसका दोस्त है, इसने करवाई है शादी तो इसको भी कर दो कन्विक्टेड। इन दोनों के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है, नीचे की कोर्ट्स ने बिल्कुल ठीक जजमेंट दी है, इसको कोई पलट नहीं सकता। एप्लीकेंट्स अब हैं 2 से 9 एंड 11 to 13। ये लोग आए हैं कोर्ट के सामने कि सर हमें छोड़ दो, हम सिर्फ शादी में शामिल हुए थे। मगर जो इनको प्रोसिक्यूट कर रहा है वो कह रहा है कि भाई साहब आपने अबेटमेंट करी है। शादी में शामिल होने का मतलब है आप एक एफर्मेशन दे रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप उनको शाबाशी दे रहे हो, पीठ थपथपा रहे हो, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक तरीके से शायद आप फैसिलिटेशन कर रहे हो इन चीजों की। तो आप सब लोगों को एज अबेटर्स अंदर जाना चाहिए 494 में, 494 में। इस चीज पे अब शुरू हो गया बात करना कोर्ट के अंदर। तो पहली चीज जो प्रोसिक्यूशन ने बोली, वो बोली कि सर मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इसको कॉन्स्पिरेसी में डालो सबको। 120 बी लगाओ। क्या 120 बी लगना चाहिए? जरा ध्यान दो। 120 बी इस सिचुएशन में लग पाएगा?
थिंक अबाउट योर सेल्फ हु इज गोइंग टू अ फ्रेंड्स मैरिज. दिस इज अ स्मॉल गैदरिंग, 12-15 लोग हैं, तो वही लोग होंगे जो अच्छे दोस्त हैं इसके. ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि इसकी पहले भी एक बार एग्रीमेंट तो हो शादी रहा है हुई. सर. कहाँ पे हुआ अग्रीमेंट? तो सब अच्छे दोस्त हैं सर. तो अग्रीमेंट हो गया. कहीं पे फिर नहीं बैठे हो. हो, कहीं पे बैठ के उन्होंने ये अग्रीमेंट किया, भाई एक काम करते हैं, तेरी एक बीवी जो है वो बीवी पसंद नहीं आ रही, ना तुझे आ रही ना हमें आ रही, एक दूसरी बीवी ले आते हैं. ऐसा बैठ के कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं कॉन्स्पिरेसी सर. का मतलब है बैठ के अग्रीमेंट करना, एक्चुअली बैठ के अग्री करना दैट वी आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम. ऐसा नहीं कि बस सबके दिमाग में आया हो हाँ ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना. सब एक साथ जब 13 के 13 लोग जब एक साथ बैठेंगे एक जगह पे और अग्री करेंगे, तब बोलेंगे हम कॉन्स्पिरेसी हो रही है. या फिर कॉन्स्पिरेसी का पूरा मैटर जानते हुए बोलेंगे हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ. अग्रीमेंट इज द की. तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया जी, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बनती, कोई अग्रीमेंट तो नहीं हो रहा, साथ बैठ के सब लोगों ने अग्री तो ये नहीं किया कि हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, मैं भी करूंगा. कॉन्स्पिरेसी नहीं है. दूसरी चीज, चलो प्रोसिक्यूशन ने बोला कोई बात नहीं सर, दूसरी चीज उन्होंने बोला सर इन्होंने सेलिब्रेशन करी है, दे हैव सेलिब्रेटेड. तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट करने की वजह से दे हैव इंस्टिगेटेड द पर्सन मैरिंग? ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या लगता है आपको, इंस्टिगेशन बनेगी? पर अबेटर हुआ ना इसमें. अब बेटर हुआ हो मतलब, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे अभी यहाँ पे इंस्टिगेशन बनती है या नहीं बनती है? अगर इंस्टिगेशन बन, एक्चुअली वो ये दिखाना चाह रहा है कि कौन से एलिमेंट में, कौन से पार्ट ऑफ द इंस्टिगेशन में, कौन से पार्ट ऑफ द अबेटमेंट में ये सब लोग फंस पाएंगे. पहले उसने ट्राई कर लिया कॉन्स्पिरेसी बनाने का, कोर्ट ने मना कर दिया. दूसरा उसने बोला कि सर इन लोगों ने क्योंकि एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया है तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्टिगेशन. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इंस्टिगेशन बनती है? इन्होंने बनती है. इन्होंने उन उस जब भी वो शादी कर रहे थे तभी उनको रोका भी नहीं ना. तो बनेगी. ठीक है. कोर्ट ने एक केस को रेफर किया जिसमें, जिस केस में ये बोला गया था कि इंस्टिगेशन ऐसी सिचुएशंस में तब तक नहीं बनेगी जब तक यू आर नॉट इन्फ्लुएंशियल इनफ और होल्ड अ रैंक. कोर्ट का कहना क्या था कि ऐसी पब्लिक गैदरिंग्स में अगर आप कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं जिसकी वजह से अगले बंदे को ये प्रतीत होता है कि हाँ जी मेरे सर पे इस आदमी का हाथ है, ये बंदा मेरी सभा में है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, एंड दैट इज व्हाई आई कैन गो अहेड एंड मैरी, तो हम कहेंगे हाँ इन्होंने इंस्टिगेशन करी है उस जगह पे जाके. नहीं तो हम उसको अबेटमेंट नहीं मान सकते. इस बेसिस पे द कोर्ट सेड नो, दे आर नॉट इन्फ्लुएंशियल इनफ, दे डोंट होल्ड अ रैंक. आगे से प्रोसिक्यूशन बोलता है कि सर एक इनके चाचा जी हैं वो पाटिल हैं, प्लस इनके पेरेंट्स हैं. पाटिल जो होते हैं उनका तो एक रैंक होता है, दे आर इन्फ्लुएंशियल, इन लोगों को उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा. उनकी प्रेजेंस का मतलब ही यही है कि दे आर एक्चुअली सिक्योरिंग देम. और जो इनके पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली एक पेरेंट का अपने बच्चों पे इन्फ्लुएंस तो होता ही है. तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई ऐसे इन्फ्लुएंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंस की व्हेन यू आर अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, कि अगर ये लोग मैरिज में ना होते. अलग एंगल से दिखाया कोर्ट ने बोला ये सोचो कि अगर ये पाटिल पाटिल चाचा या पेरेंट्स मैरिज में ना होते तो क्या ये आदमी शादी ना करता? क्या इनका ऐसा इन्फ्लुएंस था कि इनके आने की वजह से ही उसने शादी करी? समझ रहे हो?
एक तरीका देखने का क्या हो गया कि भाई इन्फ्लुएंस है कि हाँ हम यहाँ पे हैं तो बड़ों का हाथ आपके सर पे है, जाओ बेटा शादी करो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कोर्ट ने कहा दैट इज नॉट द वे टू लुक एट इट। पेरेंट्स तो कभी कभी जिस शादी को डिसअप्रूव करते हैं उसमें भी शामिल हो जाते हैं। कभी कभी इट्स अ सोसाइटल ऑब्लिगेशन फॉर चाचा टू कम टू द मैरिज बिकॉज ही इज चाचा एंड यू हैव कॉल्ड। आप नहीं जाओगे तो आप दोनों के बीच के रिलेशन खराब हो जाएंगे। दे माइट नॉट ऑलवेज थिंक कि यार इलीगल कर रहा है या क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला अगर कोई ऐसा है एंड कम्स विद सच एन इन्फ्लुएंस कि इसके बिना शादी होगी ही नहीं, आपने खुद बोला चाचा को कि चाचा मेरे को डर लग रहा है, मैं शादी नहीं करना है, मतलब ऐसे इलीगल इलीगल सा लग रहा है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और चाचा बोलते हैं यहाँ पे कर, मैं आऊंगा तेरी शादी में, मैं बताता हूँ कौन क्या बोलेगा। उस टाइम पे आप बोल सकते हो हाँ इस पर्सन ने वहां प्रेजेंट होकर एक्चुअली इंस्टिगेशन करी, ही हैज एक्चुअली made a presence there because of which presence the other person felt कि हाँ मैं शादी कर सकता हूँ, तो उन्होंने शादी करी। अगर ऐसा होता तो हम मानते, तो इस चीज को भी कोर्ट ने नो नो बोल दिया कि नहीं, इस चीज को भी हम इंस्टिगेशन या अबेटमेंट नहीं मानेंगे। चलो भाई नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन ने क्या बोला, अच्छा सर अभी तक तो हम सिर्फ प्रेजेंस प्रेजेंस की बात कर रहे थे, इन लोगों ने चावल भी फेंके, जो चावल फेंके जाते हैं ब्राइड ग्रूम और ब्राइड के ऊपर, क्या ये फैसिलिटेशन नहीं है? दिस इज एन ओवर्ट एक्ट, ये फैसिलिटेशन नहीं है? उन्होंने बोला नहीं। क्या ये राइस फेंकना इज समथिंग विच इज अ नेसेसरी सेरेमनी? इट इज नॉट अ नेसेसरी सेरेमनी। अगर ये ना होता तो क्या शादी ना होती? नहीं होता। सो एनीथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी देयर, वो आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो कोल्ड ड्रिंक पियो, गोलगप्पे खाने हैं गोलगप्पे खाओ, चावल फेंकने चावल फेंको, फूल फेंकने फूल फेंको, मगर डू नॉट हेल्प देम इन सप्तपदी विच इज नेसेसरी फॉर अ शादी। इस चीज को फैसिलिटेट मत करना, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आप कोई नेसेसरी चीज अगर इफ यू आर बिकमिंग सो एलिमेंटल टू दैट इलीगल थिंग दैट इट कैन नॉट हैपन विदाउट यू, और इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज यू आर देयर टू हेल्प इट, तब माना जाएगा कि हाँ आपने फैसिलिटेशन करी है या फिर आपने अबेटमेंट करी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ठीक है, एक चीज ये बोली। फिर इन्होंने बोला कि सर कम से कम पेरेंट्स को तो पकड़ लो, कम से कम पेरेंट्स को तो अबेटर मान जाओ। उन्होंने बोला नहीं, पेरेंट्स को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की मर्जी के खिलाफ कभी कभी नहीं जाते, पेरेंट्स दबाव के अंदर आए होंगे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप प्रूव नहीं कर सकते उनकी इंटेंशन, डेटर नहीं माने। फिर इन्होंने बोला कि अच्छा इसका एक दोस्त था, उस दोस्त ने शादी हो जाने के बाद पान बंटवाए, पान डिस्ट्रीब्यूट करवाए शादी हो जाने के बाद। कोर्ट ने बोला भाई मेरे सेम लॉजिक, दिस इज नॉट अ नेसेसिटी और समथिंग, हम इसको भी अबेटमेंट नहीं मानते। तो बोल रहा है कि भाई आप मानते किस चीज को फिर, अबेटमेंट होगी कैसे, सब कुछ तो कर लिया इन्होंने। कोर्ट ने बोला देयर इज ओनली 3 पीपल जिन लोगों को हम मानेंगे कि उन्होंने अबेटमेंट करी है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सेज 1, द पर्सन हु हैज मैरिड, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन है कुछ गलत करने की, वो तो 494 में जाएगा ही जाएगा। प्रीस्ट, प्रीस्ट के बिना शादी नहीं हो सकती थी, ही वॉज अ नेसेसरी एलिमेंट। इफ यू कैन शो दैट ही हैड द नॉलेज कि ये दूसरी शादी हो रही है विच ही डिड तो वो भी 494 में जाएगा, इसके ऊपर अबेटमेंट लगेगी फैसिलिटेशन के वजह से। एंड एक था अक्यूज नंबर 9 जिसने अपना हाउस दिया इसको कि जाओ मेरे घर में शादी कर लो, और उसके बाद उनके बीच में अंतर पार्ट जो था वो भी पकड़ के रखा, वो फैसिलिटेशन भी करी। जब इस तरह की पार्टिसिपेशन होगी विच इज एलिमेंटल टू दैट इलीगल occurrence or illegal phenomena or illegal whatever is happening, if you are elemental, the word is elemental, facilitating something necessary, that is when you are actually abetting or facilitating.
तो इन्होंने आखिरकार सिर्फ अक्यूज नंबर 9 को सजा दी एज एन अबेटर। ठीक है, बात समझ आ गई इन्होंने क्यों सजा दी? एक छोटू सा पैराग्राफ पढ़ दें इसका। कहता है, so far as accused number 9 is concerned, the evidence discloses that not only he allowed his premises to be used for the performance of marriage, but also further held the antar part during the performance of the marriage, which I have to already referred to it. It was held that mere permission to allow one's premises to be used for the purpose of marriage does not itself lead to the intentional aid, and this act did not come in the purview of 2 of 107. To this, reply of Mr. Kotwal was that even if this was so, the offence under 114 cannot be said to have committed, because in order that the offence of 114 may be brought home, it is necessary first of all that he must have done 109 की instigation, and then 109 may have said to have been committed. It is not merely enough that there should be an act of abatement, but in addition to that, the prosecution must prove that the offence was committed in consequence of the abatement. आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको दिखाना पड़ेगा जो मैंने किया उसी की वजह से वो इलीगल काम हुआ। अगर मैं वो ना करता तो वो इलीगल काम ना होता। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नोट करने की क्या है कि मैं अबेटर तब बनूंगा जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसके होने की वजह से या जिसके करने की वजह से ही अल्टीमेटली इलीगल काम हुआ। अगर वो ना होता तो इलीगल काम भी ना होता। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आई एम डूइंग समथिंग विच इज एलिमेंटल टू दैट इलीगल थिंग। ठीक है, तब जाके आप किसी को अबेटर बना सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू आर either prosecuting somebody for abatement or you are trying to save as a defense lawyer. Very important to know. He contended that although accused number 9 may have given the aforesaid intentionally, and it cannot be said that the offense of bigamy was committed in consequence of the act of holding the antar part. Prima facie, this is so. However, learned government pleader relied upon explanation 2 to 107 IPC. That explanation inter alia states that an act is said to be committed in consequences. तो 107 क्या बोलता है? एक एक्ट को हम मानेंगे कि कॉन्सिक्वेंस में हुआ है when it is committed with the aid with which constitutes the abatement. अगर उस aid की वजह से वो काम पूरा हुआ है। The learned government pleader contended that the facts of the present case falls within the purview of explanation. The contention of Mr. Kotwal was not to be applied. There is nothing in the explanation aforesaid which justifies the aforesaid submission. In my opinion, in order to determine whether an act has resulted in commission of crime, the only important thing which has to be found is whether the act was committed with the aid of the abater in question, and if it was committed with the aid, then the act of the abater would fall with regard to the fact that antar part was held by accused 9 and it was done with full knowledge that the marriage was a void marriage. In my opinion, act of accused 9 falls within the purview of explanation 2 of IPC. Mr. Kotwal contended that the act of holding antar part was done prior to the performance. Therefore, it should not be intentional aid. This argument ignores the explanation 2. That explanation states in specific terms that an act of abatement may take place prior to the commission of the offense. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन बोलती है वो प्रायर भी हो सकता है। जो काम आप कर रहे हो उससे पहले भी अबेटमेंट हो सकती है, बाद में भी हो सकता है। आप फैसिलिटेशन बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। Therefore, I have no doubt whatsoever that the act of accused number 9 falls within the definition of word abatement in section 109. In order that explanation 2 to 107 may apply, it is and whether with that aid the act or the offense was committed. In my opinion, aforesaid act which has been brought home against accused number 9 was an act of aid, and with the aid accused number 11 committed the offense of bigamy. Therefore, in my opinion, so far as accused number 9 is concerned, the offense of abatement has been brought home against him and he was rightly convicted. Therefore, the revision application of accused number 9 will be rejected, and so far as revision application of other accused is concerned, the same will be accepted. बाकी सबको छोड़ दिया गया अलग अलग रीजंस की वजह से, जो मैंने आपको सारे बता दिए। they were not elemental कि भाई इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए, चावल फेंके, पान बंटवाए, शामिल हुए, नाचे गाए, खाना खाया, does not matter. For the aforesaid reason, I make rule absolute so far as accused number 2 to 8 and 11 to 13 are concerned. I set aside their convictions under 494 read with 114 IPC. इनके ऊपर 114 लगाने की कोशिश करी जा रही थी क्योंकि ये प्रेजेंट थे उस जगह पे. And the sentences passed on them and acquit them of the offenses. I discharge the rule, etc., etc.
ठीक है, तो वी हैव स्ट्रक 10 नाउ। वैसे हमने लेट शुरू किया था तो ज्यादा ऐसा टाइम हुआ भी नहीं है, वी स्टार्टेड लाइक 8:30 40। तो नाउ वी आर डन विद द अबेटमेंट पार्ट। वी हैव रेड अबेटमेंट क्या होती है, 107 में, 108 में अबेटर, 109 में सेम पनिशमेंट, 110 11 12 13 में हमने देखा कि अलग अलग इफेक्ट हो गए, एक्ट हो गई वगैरह वगैरह। 115 16 में हमने पनिशमेंट्स देखी। 117 में हमने 10 से ज्यादा लोगों को अबेट किया। 118 19 20 में कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन किया। फिर हमने अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वर्सेस कॉन्स्पिरेसी देखा, यूसुफ मोमिन के केस में जिसमें यहिया का मर्डर हुआ था, जिसमें बंदा दूर था, ओनली एड कर रहा था, इसलिए उसको हमने कहा कि ही वॉज अबेटिंग बाय कॉन्स्पिरेसी, he was not applied 34, he was not applied 114, ये सारी चीजें उस पर नहीं लगाई गई। फिर हमने प्रेजेंस एट अ बाइगेमस मैरिज देखा, वहां पे आप अबेटमेंट कब करते हो, यू फैसिलिटेट समथिंग व्हेन यू एक्चुअली डू समथिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच और बिकॉज ऑफ विच द अल्टीमेट एक्ट हैपेंस। अगर आप इतने एलिमेंटल नहीं हो तो आपके ऊपर अबेटमेंट नहीं बनेगी। दिस इज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट टू मेक इन एनी केस जहां पे आपको अबेटमेंट के तौर पे फंसाया जा रहा है, जैसा बहुत सारे केसेस में होता है। कई बार लोग फंसाने के लिए बोल देते हैं इसने अबेटमेंट करी। 498 ए के केसेस में आप देखोगे जितने भी माँ बाप वगैरह को फंसाया जाता है उनको इंस्टिगेशन में फंसा दिया जाता है। इन्होंने तो अबेट किया जी, लड़के को बोलते रहते थे ऐसा करो वैसा करो। अरे वहां पे these kind of arguments can actually aid you, they can actually facilitate your argument, right? So in case there is any question,